प्रस्तुत है हिंदी लघु कथा मीठी छुरी। लेखन एवं प्रस्तुतिकरण पवन मांडवकर। उन दिनों हम उत्तराखंड की एक परियोजना पर काम कर रहे थे। यह क्षेत्र तिब्बत सीमा के पास ऊंची पहाड़ी पर था। हमारे रहने की व्यवस्था करीब 10 मील दूरी पर नीचे एक छोटे शहर में अलग अलग क्वार्टर्स में की गई थी। इस परियोजना के पहले चरण में हम कुल 13 अफसर थे जिनका नेतृत्व मुझ पर सौंपा गया था। हमें परियोजना तक ले जाने और वापस छोड़ने के लिए 4 अलग अलग मोटर कार की व्यवस्था थी। मेरे सहयोगी कोच्चि केरला के राजशेखर, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल की मालिनी और झुंझुनू राजस्थान की योगिता हर दिन मेरे साथ आना जाना करते थे। यहाँ का मौसम कभी भी बदल जाता था और बारिश के साथ कभी कभी बर्फबारी होती थी। बर्फीली तेज हवाओं के कारण कई बार काम करने में बाधाएं आती थी। तापमान 0 से नीचे चला जाता था। यह परियोजना हमारे लिए ड्रीम प्रोजेक्ट थी। पहली बार ऐसे महत्वपूर्ण कार्य का नेतृत्व मुझ पर सौंपा गया था। काम शुरू हुआ तो कई दिनों तक मौसम साथ नहीं दे रहा था। पहाड़ी के ऊपर शीतलहरों के कारण तबीयत की भी कुछ शिकायतें होती थी। सर्दी के मौसम में तो हिमपात के कारण कई दिनों तक काम बंद रखना पड़ता था। बार बार बिजली चली जाती थी। फिर भी हम लोग समय मर्यादा में इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए रात दिन मेहनत करते थे। शाम को क्वार्टर पर लौटने के बाद भी हम देर रात तक काम करते रहते थे। वैसे तो हम सभी 13 अफसरों की अच्छी बनती थी। खासकर साथ चलने वाले राजशेखर, योगिता और मालिनी से अच्छी दोस्ती हो गई थी। हालांकि हम चारों अलग अलग प्रांत से आते थे, फिर भी हमारे एक दूसरे के साथ काफी अच्छे रिश्ते बन गए थे। जिस प्रकार काम में हम पूरी तरह अपनी जान लगा देते, उसी प्रकार हम मिलकर हर रविवार को किसी पर्यटन स्थल का आनंद लेने भी अवश्य चले जाते। बाकी सब लोग अब हमारी दोस्ती की मिसाल देने लगे थे। हर क्षेत्र में कुछ मीठी छुरियां होती है जिन्हें अच्छाई जरा भी पसंद नहीं आती। हमारे यहाँ भी रितु और ईशान ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें ना तो काम की प्रगति चाहिए थी और ना तो हमारी दोस्ती पसंद थी। ये दोनों दूसरी कार में जाते थे। उनके साथ कमलेश भी होता था, परंतु उसका स्वभाव शांत था और ना ही वो किसी से ज्यादा घुल मिलने में दिलचस्पी रखता। रितु और ईशान कुछ दिनों से लगातार मालिनी और योगिता से बिना वजह मिलते हैं और बातें करते हैं, इसकी भनक मुझे लग चुकी थी। मैंने एक दिन चाय पीते समय दोनों से पूछ ही लिया, योगिता और मालिनी, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि रितु और ईशान तुमसे किसी विषय पर बातचीत करते हैं। क्या कोई हमारे काम से संबंधित है या कोई निजी बातें हैं? अरे सर, वो तो यूं ही आते रहते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं, मालिनी ने जवाब दिया। हाँ सर, पिछले रविवार हम कौन सी जगह घूमने गए थे, इस बारे में वो मुझसे पूछ रहे थे, योगिता ने बताया। फिर भी मैं तुम्हें सतर्क करना चाहूंगा क्योंकि हमारी परियोजना को समय में पूरा करने में उनकी दिलचस्पी नहीं है, बल्कि जितने अधिक दिन यह काम चलेगा उतना आर्थिक रूप से अधिक फायदा कमाने के चक्कर में वे दोनों हैं। हाँ सर, ये तो हम जानते हैं। हमें भी उन्होंने काम की गति को कम करने की सलाह दी थी और कहा था कि जितना तुम काम जल्दी निपटाओगी उतना अधिक काम तुम्हें सौंपा जाएगा, मालिनी ने बताया। इसीलिए मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं कि तुम उन दोनों के और विशेषकर ईशान के झांसे में मत आना। वो एक स्वार्थी व्यक्ति है। पैसा कमाना और काम चोरी करते रहना, यही उसकी सोच है। यह हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं चाहता हूं कि हम लोग अधिक से अधिक मेहनत कर इसे समय में पूरा करेंगे तो लागत खर्च भी कम आएगा और देश हित में यह एक अच्छा काम भी हो जाएगा। इसकी सफलता से हमें देश हित से जुड़ी अन्य परियोजनाओं पर भी काम करने का मौका मिल सकता है। राइट सर, हम आपके विचारों से पूर्ण सहमत है और हम अपना हार्डवर्क जारी रखेंगे, योगिता ने कहा। और सचेत रहेंगे, उन अकर्मण्यों से दूरी बनाए रखेंगे। मालिनी के इस जवाब से मुझे तसल्ली हुई। सर्दी का मौसम आने वाला था और तापमान 0 से नीचे जाने से पहले हमें अधिकाधिक कार्य पूर्ण कर लेना जरूरी था। कड़कड़ाती ठंड के बीच हम अब चारों सुबह जल्दी पहाड़ी पर जाने लगे। मैंने प्रमुख होने के नाते अन्य अधिकारियों से भी यही आह्वान किया। मैं जानता था कि आलसी और स्वार्थी मीठी छुरियां इसमें बाधाएं निर्माण करेंगी। ईशान सभी से बड़ी मीठी बातें करता था, परंतु मेरे पीछे मेरी और काम में जुटे बाकी लोगों के पीछे उनकी बुराइयां करता था। इसमें ऋतु भी उसका साथ देती थी। स्लो पॉइजन की तरह दोनों हमारी योजना को बौखला करने की कोशिश कर रहे थे।
धीरे धीरे कुछ अन्य अधिकारियों ने उनसे हाथ मिला लिया। मैंने फिर से मेरे तीनों साथियों को सतर्क किया, परंतु कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं होती। जिसका डर था वही हुआ। मैंने ईशान, रितु और अनुद्योगशील कामचोर कुछ लोगों से परियोजना को बचाने के लिए उनकी अन्यत्र कार्य के लिए नियुक्ति कर दी। हम चारों जितनी मेहनत कर रहे थे उतनी कोई भी कर नहीं रहा था। इसलिए मैंने मेरे साथियों को साथ ही रखने का फैसला किया, परंतु जिनकी अन्य कार्य में नियुक्ति नहीं की थी उनके नामों का विवरण देकर किसी ने बिना नाम की एक शिकायत ऊपर भेज दी। यह बदमाशी वाला काम किसका है यह सभी समझ रहे थे। ईशान और रितु अब पीठ पीछे हमारी टीम के विरोध में खुलकर बोलने लगे और किसी भी मुद्दों को लेकर खुद का नाम न डालते हुए शिकायतें डालते जा रहे थे। ऊपर से कई नोटिसें आने लगी, काम में बाधाएं आती गई। हमारा समय उन नोटिसों का जवाब देने में व्यस्त होने लगा। कार्य के विलंब से मैं चिंतित होने लगा। मैंने मीटिंग बुलाकर सभी से कार्य को गति देने का आह्वान किया। ईशान पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। बाद में कुछ सख्त कदम उठाते हुए मैंने उसे लिखित सूचना दी। चेतावनी के बावजूद जब उस पर कोई असर नहीं हुआ तो नियमों के अनुसार मुझे उसके और उसके कुछ निकम्मे चमचों की तनख्वाह में कटौती करनी पड़ी। इससे बौखलाए हुए ईशान ने हमारे कुछ साथियों से इस परियोजना को तोड़ मरोड़ कर रखने की धमकियां दी। फिर भी हम अपने कार्य से विन्मुख नहीं हुए। हमारी कोशिशें जारी थी। किसी भी परिस्थिति में यह प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हम चारों जी जान मेहनत कर रहे थे। जब कोई दुष्ट व्यक्ति अपनी सुप्त इच्छाओं को सीधे मार्ग से पूरा नहीं कर पाता तब वो किसी असंवैधानिक मार्ग को अपनाता है। क्या सही क्या गलत इसका विचार करने की क्षमता ऐसे समाज कंटकों में नहीं होती। अब उन दोनों ने ऐसा रास्ता चुना जिसका मुझे संदेह था। व्यक्तिगत चारित्र्य हनन यह ऐसा मार्ग होता है जिसके कारण महिलाओं की लड़ाई लड़ने की क्षमता पर विपरीत परिणाम होता है और वे मानसिक रूप से टूट जाती है। ईशान ने सभी गुटों में विविध अफवाहें फैलाकर झगड़े लगा दिए। काफी दिनों तक हम चारों का गुट एक दूसरे के साथ पूरी ताकत से खड़ा था, मगर जो प्रामाणिक और कड़ी मेहनत करने वाले, कर्म को ही पूजा समझने वाले गुणाधीश होते हैं, शायद वे व्यक्तिगत टिप्पणियों से कुछ समय बाद विचलित हो जाते हैं। उच्चतम विचार श्रेणी के व्यक्ति निम्न स्तर विचारधारा से पीड़ित हुए लोगों को जवाब देने में अपना समय नहीं गवाते, कोई और मार्ग पर भ्रमण करने निकल पड़ते हैं। ऊपरी दबाव के कारण मैंने अपने प्रमुखता पद को छोड़ने का फैसला किया। राजशेखर को मैंने प्रभार देना चाहा तो विनम्रता से उसने कह दिया, सर, जब आप इतने अनुभव संपन्न होने के बावजूद इस लड़ाई को जीत नहीं पाए तो मैं कैसे लड़ूंगा। आप मालिनी या योगिता को चार्ज सौंप दीजिए। इस विषय में मैंने मालिनी और योगिता से बात की, मगर अब शायद उन पर मीठी छुरी चल गई थी। उन्होंने जवाब नहीं दिया। ईशान जो चाहता था वही हुआ। सारहीन और अप्रासंगिक कारणों को आगे कर योगिता और मालिनी ने अब हमारी मोटर कार छोड़ अलग से जाने का प्रावधान कर लिया। इस बारे में मैंने और राजशेखर ने उनसे बात करने की कोशिश की, परंतु उनकी खामोशी से ही हमें जवाब मिल गया। प्रोजेक्ट के पहले दिन से आज तक का साथ इस तरह टूट गया। सभी के मन कलुषित हो गए। परियोजना में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को अब काम करने में पहले जैसी इच्छा नहीं रही। वो हंसी खुशी का माहौल लुप्त हो गया था। कमलेश के हाथों हमने ईशान को संदेशा भेजा कि तुम काम करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी सभी लोगों को तो काम करने दो, उनको तो मत फुसलाओ। जीवन में मनुष्य जब किसी नीच विचारधारा से पीड़ित होता है तो उस पर किसी भी अच्छी बात का प्रभाव नहीं पड़ सकता। किसी के समझाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने और राजशेखर ने आखिरी बार योगिता और मालिनी से इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए हमसे जुड़े रहने का आह्वान किया, परंतु सामान्य मनुष्य जीवन जीने वाले किसी के बहकावे में इस तरह आ जाते हैं कि उस वक्त उनका अनुभव, प्रामाणिकता, अनुशासन, कर्तव्य तत्परता सब कुछ मृतावस्था में चला जाता है। सच्ची दोस्ती, अच्छी दोस्ती, गहरी दोस्ती ऐसे शब्द शब्दकोश में वापस चले जाते हैं। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था। हिमपात होने से पहले मैंने अपना त्याग पत्र ऊपर भेज देना उचित समझा। क्वार्टर खाली कर प्राइवेट टैक्सी से देहरादून तक पहुंचकर मैंने अपनी देर रात चलने वाली ट्रेन पकड़ ली। ऊपर वाला बर्थ मिला था।
पिछले कई दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पाया था। हर रात मैं परियोजना के कार्य में बिताए दिनों को याद करता, मेरे तीनों करीबी दोस्तों के साथ बिताए लम्हों को याद करता, काम के समय आई कठिनाइयों पर मिलकर हमने जो मात की वो याद करता, साथ घूमने फिरने के लुभावने वाले दिन और संस्मरणीय जगहों को याद करता, किसी की बीमारी में या किसी पारिवारिक समस्याओं के दौरान या फिर सुख दुख के क्षणों में निभाई दोस्ती को याद करता। हम में इतनी सारी अच्छाइयां थी, परंतु चंद बुराइयों का उन पर विजय हुआ था। मैं बर्थ पर लेट गया। रेलगाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। अब मुझे तिब्बत सीमा पर मौजूद उत्तराखंड के हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। बस घर की ओर मन दौड़ रहा था। चंद क्षणों में मैं गहरी नींद में सो गया। काफी दिनों के बाद वक्त किसी के लिए रुकता नहीं। शुरुआती दिनों में केवल राजशेखर का फोन आता था, बाद में वो भी आना बंद हुआ। हम चारों की खुशबू भरी गहरी दोस्ती का यह अंतिम चरण था। कई वर्ष बीत गए। पिछले हफ्ते किसी काम की वजह से उत्तराखंड जाना हुआ। मेरे पास समय की कमी नहीं थी। मैंने ठान ली कि देश हित में बनाए हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट तक जाकर देखे तो सही कि वो कैसे काम कर रहा है, वहां और कौन से नए परिवर्तन हुए हैं। लंबे सफर के बाद मैं तिब्बती सीमा के उस पहाड़ी पर पहुंचा। सामने का चित्र देखकर मैं भयकंपित रह गया। पांव तले जमीन खिसकने लगी। वहां सिर्फ खंडहर दिखाई दे रहा था। पूरी जगह सुनसान थी। जिन जिन चीजों को हमने बनाया था वो शायद बर्फीले तूफानों से इतने वर्षों में नेस्त नाबूद हो चुकी थी। मेरे जाने के बाद उस परियोजना के काम को किसी ने आगे चलाया नहीं था। कोई मीठी छुरी चलाकर कितना विध्वंस कर सकता है, इसका यह प्रमाण था। उस परियोजना के बंद होते समय सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने मुझे अवश्य याद किया होगा। शायद उन्हें पश्चाताप भी हुआ होगा, परंतु वक्त के साथ साथ अब मेरे विचार भी बदल चुके थे। दोस्तों की भूली बिसरी यादों को ताजा करने की कोई जरूरत नहीं थी। झुंझुनू, दार्जिलिंग और कोच्चि भारत के मानचित्र पर अंकित नाम मात्र बन गए थे। पवन मांडवकर द्वारा प्रस्तुत यह लघु कथा आपको अच्छी लगी तो इसे अवश्य लाइक और शेयर करें।